आजादी के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में कांसीराम एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को बहुजन समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए होम कर दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद लंबे समय तक दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का अकाल पड़ गया था। ये 60 और 70 के दशक का वो दौर था जब अम्बेडकर के आंदोलन को दफन करने की साजिश रची जा रही थी। बहुजन समाज हाशिए पर था। ऐसे हालात में कांसीराम ने बहुजन हित के लिए सड़क पर उतरकर फिर से संघर्ष की शुरुआत की। ये 70 का दशक था और 70 के दशक में उस समय जो है बहुत अधिक दलितों पर बहुत अधिक एट्रोसिटीज हो रही थी और विशेषकर जो कर्मचारी गण थे वो बहुत परेशान थे। और मान्यवर कांशीराम पूना की जो आम फैक्ट्री थी उसके अंदर एक साइंटिस्ट के पद पर थे, जहां पर जो छुट्टियां थी बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जयंती को खत्म कर दिया गया था बिना किसी नोटिस के। और जो है इसलिए कुछ लोगों ने वहां पर प्रतिकार किया और मान्यवर कांशीराम ने उसमें सहयोग किया और उसके बाद फिर उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हम कर्मचारियों को संगठित करके एक आंदोलन नहीं खड़ा करते तब तक कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। कांसीराम सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में सौंपना चाहते थे। वो सड़क पर संघर्ष कर दबाई गई आवाजों को संसद पहुंचाना चाहते थे। वो किसी कीमत पर सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि लोकतंत्र में सत्ता में ही असली शक्ति है। कांसीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। कांसीराम के पिता का नाम एस हरि सिंह और मां का नाम बिशन कौर था। कांसीराम साइंस ग्रेजुएट थे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान ही अम्बेडकर जयंती मनाने को लेकर उनका विवाद हुआ और उन्होंने साल 1971 में आराम की जिंदगी छोड़कर सड़क पर संघर्ष के लिए नौकरी छोड़ दी। अब कांसीराम जी के पास पूरा आसमान था, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी क्योंकि उन्हें पूरा देश नापना था, शोषित लोगों को जगाना था। सबसे बड़ी बात जो उनके सामने आई कि लोग चेतना युक्त नहीं थे। दलितों के अंदर चेतना नहीं थी कि वास्तविकता में संगठित होकर के वह अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पैसे की। उनके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि आंदोलन चलाया जा सके। और तीसरी बात जो थी वो विश्वसनीयता थी, जो कि उस समय के लीडरों के पास नहीं थी। और लीडर पैसा जमा तो करते थे लेकिन वो खुद खा जाते थे और इसलिए आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कांसीराम नौकरी छोड़ने के बाद 7 सालों तक लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, बहुजन समाज के बीच जाकर उनको जगाते रहे। उन्होंने साल 1978 में वाम सेब का गठन किया और दलितों, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों से एक साथ आने की अपील की। उन्होंने सरकारी नौकरी करने वाले दलितों और शोषित समाज के लोगों से एक निश्चित धनराशि समाज के हित के लिए संघर्ष में देने की अपील की। कांसीराम का कारवा बनना शुरू हो चुका था। साल 1981 में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समाज समिति की स्थापना की, जिसके बाद DS4 के जरिए उन्होंने दलितों को संगठित किया और 14 अप्रैल 1984 में BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांसीराम को बाबा साहेब के सत्ता ही सभी तालों की चाबी है के सिद्धांत पर पूरा भरोसा था। सबसे बड़ा प्रयोग मान्यवर कांशीराम का था कि संवैधानिक धरातल पर प्रजातंत्र में विश्वास, और वह ये चाहते थे कि जो प्रजातंत्र में हक दिए गए हैं दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को जो हक दिए गए हैं उसके आधार पर एक आंदोलन बन सकता है। और इसीलिए उन्होंने नारे दिए, वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SPDM, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पावर है दैट इज मास्टर की, वह एक गुरु किल्ली है जिसके द्वारा दलित अपने जितने भी द्वार बंद हैं उनको खोल सकते हैं। तो यहां से सत्ता की ताकत को उन्होंने पहचाना। 1 वोट 1 वैल्यू,
वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इसकी जो उन्होंने धारणा थी इसको ग्रासरूट पर लागू किया। और उसके बाद एक बड़ा नारा दिया 1585 का, जिसके अंदर 85 लोग वो थे जो मनुवादियों का विरोध कर रहे थे। बहुजन का नारा दिया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को जोड़ करके एक 85% का युग्म बनाया। कांशीराम साइकिल से पूरा देश नाप रहे थे। कांशीराम जी है साथ साथ, सारे मिलके चलो रे, सारे मिलके चलो, सारे मिलके चलो रे, सारे मिलके चलो। वो बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक जागरूकता के लिए रोज कई सभाएं करते, लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताते। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। राजनीतिक सफर की शुरुआत में उन्हें तकलीफों के समंदर से गुजरना पड़ा। कई मील उन्हें पैदल चलना पड़ता। साइकिल चलाते चलाते वो बेतहासा थक जाते। कई बार तो ऐसा होता था कि भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। लेकिन ये वो तकलीफें थी जो दिखाई पड़ती थी। कांशीराम इन तकलीफों के साथ साथ मानसिक तौर पर भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने परिवार को त्यागने का संकल्प ले लिया था। समाज को अपना जीवन देने के लिए घर परिवार से नाता तोड़ लिया था। वो अपनी एक बहन की मौत और दूसरी बहन की शादी पर भी घर नहीं गए। यही नहीं, पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। एक बार कांशीराम की मां उन्हें वापस लेने के लिए पुणे आई, लेकिन उन्होंने लोगों की भलाई के लिए मां की ममता को भी ठुकरा दिया। मुझे लगता है कि मान्यवर कांशीराम जो है वो एक योगदान था समूह का। सामूहिक नेतृत्व जब सामने आता है, जब मिलकर के आंदोलन करता है, तो वह एक व्यक्ति को जन्म देता है जो मान्यवर कांशीराम। लेकिन मान्यवर कांशीराम तब बनते हैं जब वह स्वयं अपने त्याग की बात करते हैं। उन्होंने अपना परिवार त्यागा। उन्होंने कहा कि मैं कोई परिवार नहीं रखूंगा, यानी कि शादी नहीं करी। उन्होंने कहा मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा। यहां तक कि जब वह उनके पिता की मृत्यु हुई और परिनिर्वाण हुआ, तो वह उसी गांव के आसपास थे। उनकी माता उनको बुलाने के लिए आई और उसके बावजूद उन्होंने, मान्यवर कांशीराम ने कहा, मैंने एक बार अपना परिवार त्याग दिया है तो मैं अब नहीं आऊंगा। और वो अपने पिताजी के परिनिर्वाण में उनकी जो मिट्टी थी उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये जो त्याग है, ये उनको कांशीराम को कांशीराम बनाता है। कांशीराम लगातार 20 सालों से राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे थे। अब समय आ गया था कि वो बड़ा राजनीतिक फैसला करे, और उन्होंने किया भी। साल 1981 में वो इलाहाबाद संसदीय सीट से बीपी सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में कूदे। चुनाव में वो भले ही हार गए थे, लेकिन पूरा देश उन्हें नेता मान चुका था। 1991 में वो यूपी के इटावा से लोकसभा का चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। यही वो समय था जब बीएसपी और मुलायम सिंह की पार्टी एसपी के बीच गठबंधन हुआ और यूपी में सरकार बनी। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर होना